राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली, इलाहाबाद। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली, इलाहाबाद। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली, इलाहाबाद। चलिए इसका सही जवाब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सही जवाब है हैदराबाद। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? तो हैदराबाद है। ठीक है, इस अकादमी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 को कब हुई थी? 15 सितंबर 1948 को की गई थी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जिसका आज तात्कालिक नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? गुड मॉर्निंग शिवचरण, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ले लेते हैं। आपके ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? आपके ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब लेते हैं। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा तीनों ग्रंथों में अपराध और अपराधियों का जिक्र आता रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? एक हेल्पलाइन नंबर है, या वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, या वुमेन पावर लाइन नंबर है, या चाइल्ड केयर लाइन है? हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? हेल्पलाइन के नाम से, वुमेन हेल्पलाइन के नाम से, वुमेन पावर लाइन के नाम से, या चाइल्ड केयर लाइन के नाम से? चलिए सही जवाब लेते हैं। तो 1090 को हमारे यहाँ वुमेन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? आपके ऑप्शन हैं 2006, 1989, 2005, 2007। क्वेश्चन नंबर 6, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? 2006, 1989, 2005, 2007। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब है सी, 2005। ठीक है, महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए, ठीक है, हमारी संसद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लाया गया। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होगा। जम्मू कश्मीर राज्य का अलग अधिनियम जम्मू कश्मीर महिलाओं की घरेलू अहिंसा सुरक्षा अधिनियम 2010 है। लेकिन ये संभवतः अब हट चुका हो है। क्या हुआ है? क्योंकि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये किसकी मूर्ति है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, 182 मीटर उस मूर्ति की ऊंचाई है, ठीक है। अनावरण की बात करें तो देश को यह समर्पित कब किया गया? तो ये किया गया 31 अक्टूबर 2018 को, 31 अक्टूबर 2018 को। अगर नदी की बात कर लें, किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा के तट पर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। गोकुल पुरस्कार संबंधित है, गोकुल पुरस्कार संबंधित है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेल कूद में बढ़ावा देने से, बागवानी को बढ़ावा देने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को फिर से रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, गोकुल पुरस्कार संबंधित है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेल कूद से बढ़ावा देने से, या बागवानी से बढ़ावा देने के। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब ले लेते हैं। तो इसका सही जवाब है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1966, 1962, 1965, 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966, 1962, 1965 या 1971। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब लेते हैं। तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, ठीक है। जब भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान दोनों में समझौते हुए, तो 10 जनवरी 1966 को, ठीक है, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक। ये एक शांति समझौता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बंबई, हुगली, मछलीपट्टनम या चौल? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ले लेते हैं, मछलीपट्टनम, ठीक है। मछलीपट्टनम पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, जबकि ये किसका उपनिवेश था? डचों का। और बंबई, हुगली और चौल पुर्तगालियों का उपनिवेश था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, उपनिषद। अर्जुन चौधरी, वेलकम। चलिए उपनिषद क्या देता है? वो ज्ञान पर बल देता है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस परियोजना की लागत क्या थी? 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस परियोजना की लागत क्या थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब लेते हैं। तो 9,600 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसी योजना में एम्स जो था, एम्स की नींव रखी गई थी, ठीक है। और खाद कारखाना गोरखपुर में जो है यूरिया का, वो चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है? भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है? होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, अहमदाबाद। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है? होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, अहमदाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब लेते हैं, ठीक है। तो यह है होशियारपुर। अगर राज्य पूछ लेता है तो होशियारपुर पड़ता है आपके पंजाब में, ठीक है, पंजाब में। ठीक? यह थाना क्या करता है? अगर आप कॉल करते हैं तो नागरिक की जो भी सेवाएं हैं वो उनकी घर पर जाकर पहुंचाता है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर से एक क्वेश्चन और यहाँ पे है। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1024 गीगाबाइट, 1000 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 टेराबाइट। देखिए इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए, इसको अंग्रेजी में आप समझ रहे होंगे। गीगाबाइट मतलब जीबी, मेगाबाइट मतलब एमबी, सॉरी किलोबाइट है यहाँ पे तो केबी, और टेराबाइट मतलब टीबी, और बाइट मतलब बिट, और ये एमबी। अब ये पूछ रहा है 1 एमबी में कितना केबी होगा? 14 का सी, 1024 केबी होगा। क्या होगा? अगर बात कर लें 1 बाइट में, तो 1 बाइट में क्या होगा? 1 बाइट में आपका होगा 8 बिट, ठीक। और 1 एमबी या सॉरी 1 केबी बराबर 1 किलोबाइट में कितना होगा? 1024। और 1 एमबी मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। और 1 जीबी 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 7 दिसंबर 2021 से अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची जारी की गई। इस सूची में शीर्ष स्थान किस अंतर्राष्ट्रीय महिला का है? 7 दिसंबर 2021 को अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची जारी की गई। इस सूची में शीर्ष स्थान किस अंतर्राष्ट्रीय महिला का है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ले लेते हैं। तो 15 का सही जवाब आपका है मैकेंजी स्कॉट, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, और आपके लास्ट ऑप्शन है किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है सी, ठीक है। और महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे, ठीक है। और जहांगीर द्वारा कराए गए कई आक्रमण विफल हुए। अंत में खुर्रम ने मेवाड़ पे अधिकार कर लिया।
अमर सिंह हार कर बाद में जहांगीर से अपमानजनक संधि कर ली। ठीक है, तो किसने की थी? अमर सिंह ने की थी। किससे की थी? जहांगीर से की थी। क्वेश्चन नंबर 17, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना? क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 17 का सही जवाब ले लेते हैं। सही जवाब है ए, पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या का था? गरीबी हटाओ का नारा, और ये लागू हुआ था 1974 से 1978 तक। 1978 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी मैसूर का पठार, ताप्ती नदी बैतूल का पठार, सोन नदी पेंड्रा का पठार, गोदावरी नदी ट्रिम्बाक का पठार? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है कावेरी नदी मैसूर का पठार। ठीक है, सुमेलित नहीं है। अगर इसको सुमेलित करना हो तो कावेरी नदी कहाँ बैठती है, किस पठार में? तो ये है पश्चिमी घाट के पश्चिमी घाट ये ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है, और यह कर्नाटक तमिलनाडु में बहती हुई आगे बढ़ती है, और इसका वहां पर नाम सदा नीरा नदी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 29 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल माध्यम से भारत युवा व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रथम संस्करण की शुरुआत की गई? सांस्कृतिक मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय? क्वेश्चन नंबर 19, 29 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा वर्चुअल माध्यम से भारत युवा व्यावसायिक कार्यक्रम के प्रथम संस्करण की शुरुआत की गई? सांस्कृतिक मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय? चलिए 19 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ओलाफ स्क्लॉजर, एंजेला मार्केल, जॉर्ज मैक्लिस, फर्स्ट बर्नहार्ड? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब लेते हैं। 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ओलाफ स्क्लॉजर, एलेंजा मर्केल, जॉर्ज मैक्लिस, फर्स्ट बर्नहार्ड? चलिए सही जवाब इसका है ओलाफ स्क्लॉजर। ठीक है, ये जर्मनी के नए चांसलर के रूप में 8 दिसंबर 2021 को अपना पदभार ग्रहण किया था। ठीक है। चलिए अर्जुन, आई थिंक आप कमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अक्टूबर 2021 में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई? अक्टूबर 2021 में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई? तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस? चलिए सही जवाब लेते हैं कि इसका, तो इसका सही जवाब है डी, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाण प्राप्त करने वाली प्रथम दक्षिण रेलवे की ट्रेन बन गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22,
6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए? 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या रूस? चलिए 22 का सही जवाब लेते हैं तो डी, रूस के राष्ट्रपति 6 दिसंबर 2021 को भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक, अगर रूस के राष्ट्रपति की बात करें तो क्या नाम है उनका? व्लादिमीर पुतिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है बागवानी से, पौधरोपण से, आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु, कृषि उर्वरता बढ़ाने हेतु। ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है बागवानी से, पौधरोपण से, आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु, कृषि उर्वरता बढ़ाने हेतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का बी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है ऑपरेशन ग्रीन आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु चालू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, गोबर धन योजना संबंधित है पशुपालन में वृद्धि, देशी गोवंश का संरक्षण, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। गोबर धन योजना संबंधित है पशुपालन में वृद्धि, देशी गोवंश का संरक्षण, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब ले लेते हैं। सही जवाब है गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है 103 मिलियन, 93 मिलियन, 53 मिलियन, 51 मिलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब लेते हैं तो सही जवाब है 53 मिलियन वयोवृद्ध महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? ऑप्शन है 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952, 15 जून 1952। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या जवाब होगा? सही जवाब लेते हैं। सही जवाब है 13 मई 1952 को भारत की प्रथम लोकसभा का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। अगर गठन पूछ लेता है तो गठन आपका हो गया था 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था और प्रथम लोकसभा का आयोजन जो हुआ था 13 मई 1952 को हुआ था। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है किससे संबंधित है? जोधपुर के महाराणा, दलाई लामा, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र, बाजीराव मस्तानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब होगा पोटला पैलेस दाई लामा से संबंधित है। ठीक है, दुनिया के जो सबसे महंगे धर्मगुरु निवासों में से ठीक है दाई लामा का घर है पोटला पैलेस। वह करीब कितने से 160 करोड़ रुपए से बनाया गया है और दाई लामा हर साल सर्दियों में इसमें रहते हैं। गर्मी के मौसम में वो नोरबुलिंग पैलेस में शिफ्ट हो जाते हैं। गर्मी में क्या है? नोरबुलिंग, नोरबुलिंग।
ठीक है, ये दोनों घर कहाँ पे हैं? तिब्बत की राजधानी लहासा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमार्टिज़बर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया? आपके ऑप्शन है 1890, 1891, 1892, 1893। चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो 1893 में रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमार्टिज़बर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा जरीब का हिस्सा है? फीता, छल्ला, गट्टा या उपयुक्त सभी? निम्नलिखित में कौन सा जरीब का हिस्सा है? फीता, छल्ला, गट्टा या उपयुक्त सभी? चलिए इसका सही जवाब है उपयुक्त सही। जरीब क्या है? जरीब एक भूमापन की इकाई है, ठीक है, और ये एक फीते और चेन दोनों के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 30, एक एकड़ जमीन बराबर होती है 4840 वर्ग गज के, 10 वर्ग जरीब के, 0.40467 हेक्टेयर के, उपयुक्त सभी? चलिए सही जवाब लेते हैं। तो उपयुक्त सभी, एक एकड़ जमीन किसके बराबर होती है? 4840 वर्ग गज के, या 40 वर्ग जरीब के, या 0.40467 हेक्टेयर के। क्वेश्चन नंबर 31, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है, इसका काल जो था 1336 से 1646 तक था, और इस काल में मध्यकालीन दक्षिण भारत में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब? सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब इसका है औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। अगर इसके जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1618। पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज महल, माता का नाम मुमताज महल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? आपके ऑप्शन हैं रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद, रामदास। भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद, रामदास। चलो क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब लेते हैं। तो 33 का सही जवाब होगा सी, रामानंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड, सिंगापुर? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, अंडमान और निकोबार, ग्रीनलैंड, सिंगापुर? चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब ले लेते हैं। तो ग्रीनलैंड क्या है? विश्व के सबसे बड़ा द्वीप है।
क्वेश्चन नंबर 35, एक घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी। एक घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी, यानी दो देशांतरों के मध्य समय का कितना अंतर होगा। सीधा सा प्रश्न यही है। 15, 30, 45, 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब लेते हैं। तो 15 डिग्री का 1 घंटा अगर आप चलते हैं तो दो देशांतर के बीच की जो दूरी होगी वो 15 डिग्री होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है। कोहरा, ओस, बादल, उपयुक्त में से कोई नहीं। धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है। कोहरा, ओस, बादल, उपयुक्त में कोई नहीं। अर्जुन 35 का सी। चलिए 36 का सही जवाब लेते हैं तो कोहरा। ठीक, अगर कोहरे की बात करें तो वायुमंडल की जो निचली परत होती है उसमें एकत्रित जो धूल कण, धुआं और संघनित जल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोहरा कहलाते हैं। ठीक है, उषांक के नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है और इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। आपके ऑप्शन है पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। चलिए 37 का जवाब लेते हैं बलुई मिट्टी। ठीक है, अगर बालू के क्षेत्र में आप जाएंगे तो क्या होता है, रेत बहुत ज्यादा होती है। जब वहां हवा बहुत तेज चलती है तो रेत एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जमा होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 38, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किया है। जल स्थानांतरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन या केपलर। क्वेश्चन नंबर 38, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया, न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन या केपलर। चलिए सही जवाब है आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज का ये सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, यही क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 39 और 38 क्वेश्चन हमने सामान्य अध्ययन से देखे। अब लगभग उतने ही क्वेश्चन हम देखते हैं हिंदी से, तो हिंदी का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, गुण अवगुण, देव दानव, समान आज्ञा और तरल ठोस, इसमें से आपको देखना है कि जो एक दूसरे के विलोम नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम नहीं है। 39 में आपका पहला ऑप्शन है गुण अवगुण, दूसरा ऑप्शन देव दानव, तीसरा ऑप्शन समान आज्ञा, तरल या ठोस। तो एकदम दिख ही रहा है क्या होगा, सम्मान और आज्ञा ये दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है। ठीक है, सम्मान का विलोम होगा अपमान और आज्ञा का विलोम क्या होगा, आज्ञा का विलोम होगा अवज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, जय पराजय, सार्थक निरर्थक, पतन उन्नति, धर्म पूर्ण। तो इसमें भी बहुत ही क्लियर है, कौन सा, 40 का डी, धर्म और पूर्ण ये दोनों आपस में विलोम नहीं है। अगर धर्म की बात करें तो धर्म का विलोम होगा अधर्म, अधर्म, और पूर्ण का विलोम होगा पाप। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 के लिए नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। आपके पहला 41 है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यद्यप, यद धन आप, यद धन या धन दपि,
यदि धन अपि, यद्दा धन अपि, क्या होगा इसका विलोम? चलिए 41 का सही जवाब ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब है सी, यदि धन अपि में क्या है? यद्यप। संधि की बात करें तो क्या है ये? यण संधि है। क्या है ये? यण संधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन है तिरस धनकार, तिरह धनकार, तिह धनकार, तिरधनकार। चलिए 42 का सही जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब इसका है तिरह धन कार, तिरह धन कार। ठीक है, बात करें कौन सी संधि होगी तो ये होगा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं हम लोग। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? आपके ऑप्शन है बाहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब लेते हैं बाहुव्रीहि। ठीक, यदि किसी समास के दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हो तो उन्हें बाहुव्रीहि कहा जाता है। जैसे पीताम्बर, लंबोदर इत्यादि। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, गौशाला में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? गौशाला में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? चलिए क्वेश्चन नंबर 44, गौशाला में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब लेते हैं। तो तत्पुरुष, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष किसे कहेंगे? जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, ठीक है, उसे तत्पुरुष कहेंगे। अगर गौशाला को आप अलग अलग करेंगे, गायों की शाला यानी गायों के रहने का स्थान जो है वो गौशाला है। प्रश्न संख्या 45 से 47, नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची लिखिए। कमल का क्या पर्यायवाची होगा? कुसुम, पुष्प, प्रसून, पुंडरीक। कमल का क्या पर्यायवाची होगा? कुसुम, पुष्प, प्रसून, पुंडरीक। चलिए 45 का जवाब लेते हैं। तो कमल का पर्यायवाची है पुंडरीक। ठीक है, जबकि पुष्प के पर्यायवाची कुसुम और पुष्प हैं तथा प्रसून है। क्वेश्चन नंबर 46, अभिलाषा का पर्यायवाची। अभिलाषा का पर्यायवाची आकांक्षा, अहंकार, विकार या हार्दिक। आकांक्षा, अहंकार, विकार या हार्दिक। चलिए 46 का ए होगा आकांक्षा। 47 में लेते हैं, आकाश का पर्यायवाची दृग, विप्र, व्योम या कगार। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, 46 का ए सही है अर्जुन। 47 देखिए, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? द्विग, विप्र, व्योम या कगार। चलिए 47 का सही जवाब लेते हैं व्योम। ठीक है, दिग, विप्र और कगार की बात करें तो ये किसके पर्यायवाची हैं? ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 48 से 50 तक निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। पौ बारह होना, पौ बारह होना, दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। चलिए 48 का सही जवाब लेते हैं। तो 48 का सही जवाब होगा सी, लाभ ही लाभ होना। 49, गंगा नहाना, मुहावरे का अर्थ होगा पवित्र होना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, नदी में स्नान करना या प्रशंसा करना। चलिए
49 का सही जवाब लेते हैं तो सही जवाब होगा बी, गंगा नहाना मतलब कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। क्वेश्चन नंबर 50, आंख लगना मुहावरे का अर्थ होगा आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना या प्रेम होना। चलिए, आंख लगने का सही होगा नींद आना। क्वेश्चन नंबर 51 से 53, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 51, अंधों में रिक्त स्थान है राजा, क्या होगा यहाँ पे 51, अंधों में काना राजा। 52, के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। एक कहावतें हैं, इनका कंप्लीट करना है तो क्या होगा 52 का, बचपन सावन आंख या बात। तो कहावत आपने सुनी होगी, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 53, काला अक्षर बराबर उल्लू, गाय, भैंस या कोयल। ये भी एक कहावत है, क्या होगा काला अक्षर भैंस बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित वाक्य में प्रथम और अंतिम अंश संख्या 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा ला वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। आपके ऑप्शन पहला दिया हुआ है, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। अब इसके वाक्य को तोड़ दिया, इसके वाक्य को कंप्लीट करना है। इस नौका को बचाती हुई थपेड़ों और भौरों से, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्याग में जीवन से। किनारे तक पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 54 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, जवाब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब होगा डी, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भौरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। ये पूरा वाक्य कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 और 56, निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए, यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर 55, मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया। अगर वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो डी पर टिक करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब लेते हैं तो सही जवाब क्या होगा बी, मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया। तो ये गलत है, इसमें अगर हम उसको सही करना हो तो सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सही करने के लिए मेरा भाई जिसकी शादी कल है घर गया। ठीक है, यहाँ पे जिसका के जगह पे जिसकी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं। चलिए 56 का सही जवाब जो है वो है ए, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, गलत है, इसमें होगा इधर मौसम की वर्षा हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 से 59, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 57, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है दत्तचित, दत्तक, त्याज या दंपत्ति। चलिए सही जवाब लेते हैं 57 का। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक। 58, जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, अमापित, अनुपेय या अपर। जो मापा ना जा सके, चलिए क्या होगा? ए, अपरिमेय। ठीक। 59, जो किए गए उपकारों को मानता हो, उपकारी, कृतज्ञ, कृपापात्र, सुपात्र। जो किए गए उपकारों को मानता हो, उपकारी, कृतज्ञ, कृपापात्र या सुपात्र। चलिए 59 का सही जवाब है कृतज्ञ। ठीक है। अगर बात करें इसमें उपकारी किसे कहेंगे? उपकार करने वाला। ठीक है। कृपापात्र किसे कहेंगे? जिस पर कृपा की गई हो। और कृतज्ञ आपने देख ही लिया, जिस पे उपकार को ना मानता हो, वो कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 60, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? आपके ऑप्शन है अनुक्रमणात्मक क्रिया, नग्न धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब लेते हैं। तो सी प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 61, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है ब्रज, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली। सही जवाब ले लेते हैं 61 का। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो अवधी है। 62, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। आपके ऑप्शन है दिग प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन, दिग प्लस दर्शन या दिक प्लस दर्शन। चलिए 62 का जवाब ले लेते हैं। 62 का सही जवाब होगा दिक प्लस दर्शन। 63 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, करण, कर्म या अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब होगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब यहाँ क्या है? अलग होने के संबंध में है। तो अलग होने के संबंध में कौन सा कारक होगा? तो ए होगा अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द। इन चारों में से कौन सा एक शब्द असमान है? चल 64 का सही जवाब ले लेते हैं। तो बी क्या है? संकट इन तीनों से अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे देखते हैं। चारों में से कौन सा अलग है? स्नेह, अनुराग, द्वेष या प्रीति। चलिए 65 का सही जवाब लेते हैं सी, द्वेष जो है वो इन तीनों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 66, इन चारों में कौन एक अलग है? जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब होगा बी, मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक
जातियां हैं? भारत में अनेकों जातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब लेते हैं, क्या होगा? भारत में अनेक जातियां हैं, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 68 से 69, निम्नलिखित में कौन सा रस है? निस दिन बरसत नैन हमारे में कौन सा रस है? निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। 68, चलिए सही जवाब होगा वियोग सिंगार। ठीक है, वियोग सिंगार कहाँ होगा? जहां नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो रहा हो, वहां क्या होगा? वियोग सिंगार होगा। 69, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्या होगा? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई में कौन सा रस है? ऑप्शन है शांत, सिंगार, करुण या हास्य। क्या है इसमें? श्रृंगार रस। 69। क्वेश्चन नंबर 70 से 74 गद्यांश पर आधारित है, तो गद्यांश आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है, तब इसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहरी कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक और विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 लेते हैं। कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है उनकी प्रकृत अभिव्यक्ति, उनकी मनोहरता, उनका सौंदर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 का जवाब ले लेते हैं। तो अगर बहुत ध्यान से आपने पढ़ा होगा तो कालिदास के प्रतीक वर्णन का आधार है, ऊपर ही लिखा हुआ है। क्या है? कालिदास का प्रकृति वर्णन का आधार है मनोहर, यानी मनोहरता। क्वेश्चन नंबर 71, सौंदर्य की परख की जाती है आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर या मनोहरता के आधार पर। ये भी एकदम गद्यांश पर ही आधारित है, तो मनोहरता के आधार पर। 72, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बनाम मनोहरता, सुंदरता की संकीर्णता। एक दो बार अगर गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो उसका शीर्षक अपने आप आपको पता लग जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है, ठीक, क्या है? साहित्य और सौंदर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री? सीधा हिंदी भाषा की लिपि कौन है? लगभग सभी लोग जानते हैं, देवनागरी। 74, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अगस्त, 14 नवंबर, 14 सितंबर या 15 सितंबर? तो उसका सही जवाब लेते हैं 74 का। कब है? 14 सितंबर। क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को? तो 14 सितंबर को, 14 सितंबर को क्यों? उधर से आना। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को क्या दिया गया था? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और इसी के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में वर्णित 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, भाषा के
शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सही जवाब लेते हैं। लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका होगा लिपि। ये 75 क्वेश्चन आज तक के थे। आप लोग ऐसे ट्यून करके रखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक भी करिए। नेक्स्ट वीडियो आज शाम को 7 बजे फिर होगा। तब तक के लिए आप सभी रेडी रहिए। थैंक यू।